होंगे। आगे बात करते हैं नए आलोचक श्री शिवदान सिंह चौहान। शिवदान सिंह चौहान ने सबसे पहले प्रगतिवाद सन 1946 पर विचार किया। साहित्य की परख 1946 ईस्वी, हिंदी साहित्य के 80 वर्ष 1954 ईस्वी, साहित्यानुशीलन 1955 ईस्वी, आलोचना के मान 1958 ईस्वी, साहित्य की समस्याएं 1958 ईस्वी। आपकी महत्वपूर्ण कृतियां हैं, ध्यान में रखिए, कई बार परीक्षा में पूछा जा चुका। प्रगति इनका क्रम भी पूछ लिया जाता है, क्रम याद रखिए। हिंदी साहित्य के 80 वर्ष किसकी रचना है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, शिवदान सिंह चौहान। और आलोचना के मान, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में ये सब खूब पूछे गए हैं। साहित्य की समस्याएं, ये भी महत्वपूर्ण है। परिप्रेक्ष्य को सही करते हुए एक उनकी और रचना जो कि अंतिम कृति के रूप में जानी जाती है, परिप्रेक्ष्य को सही करते हुए 1999 ईस्वी में प्रकाशित हुई। इसमें आपने अपनी पूरी रचना यात्रा का एक प्रकार से सिंहावलोकन किया है। आलोचना पत्रिका के संस्थापक संपादक के रूप में आपने ऐतिहासिक महत्व का कार्य किया है। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स कि आलोचना पत्रिका के संस्थापक संपादक कौन थे, शिवदान सिंह चौहान, जो कि पत्रिका अभी भी प्रकाशित हो रही है। नई दिल्ली से इसका प्रकाशन होता है। राजकमल प्रकाशन अब उसके पूरे प्रकाशन को अपने हाथ में ले लिया है। इधर बहुत दिनों से आप अस्वस्थ चल रहे थे। इसका मतलब है कि जब ये बुक लिखी जा रही थी रामचंद्र तिवारी द्वारा, तो शिवदान सिंह चौहान जीवित थे और भाव विभोर होकर उन्होंने उनकी यथा स्थिति को भी इसमें लिख दिया है कि इधर बहुत दिनों से आप अस्वस्थ चल रहे थे। संभवतः इसीलिए इधर आपकी कोई कृति प्रकाशित नहीं हुई है। तो ये वाक्य महत्वपूर्ण इतने नहीं है, फिर भी ये आप मानकर चलिए कि जो शिवदान सिंह चौहान हैं उनकी तबीयत भी खराब हुआ करती थी। आलोचक के दायित्व की चर्चा करते हुए कभी आपने कहा था, मूल्य आंकना ही आलोचक का मुख्य काम है और यह काम वो समुचित ढंग से पूरा करे, सहानुभूतिपूर्वक किंतु निष्पक्ष भाव से, हर रचना के वैशिष्ट्य को जांच परख कर किंतु जीवन और इतिहास के व्यापक संदर्भ में रख के, अपनी व्यक्तिगत प्रतिक्रियाओं को वस्तुपरक विवेचन से समन्वित करके, यही आलोचना का दायित्व है। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट बात है कि आखिरकार आलोचक के दायित्व क्या है। तो उन्होंने बताया, शिवदान सिंह चौहान ने, मूल्य आंकना ही आलोचक का मुख्य काम है। यह काम समुचित ढंग से वो कर सकता है, सहानुभूतिपूर्वक कर सकता है, लेकिन निष्पक्ष भाव से कर सकता है। हर रचना के वैशिष्ट्य को जांच परख कर किंतु जीवन और इतिहास के व्यापक संदर्भ में रखकर, अपनी व्यक्तिगत प्रतिक्रियाओं को वस्तुपरक विवेचन से समन्वित करके वो अपना काम कर सकता है। यही आलोचक का दायित्व है। तो एक चीज़ इंपॉर्टेंट ध्यान में रखिए कि इससे पहले जितने भी आलोचकों की बात किया, किसी ने आलोचक के दायित्व को लेकर इतना अपने को गंभीर नहीं दिखाया, लेकिन यहाँ पर शिवदान सिंह चौहान जो कि आलोचक के दायित्व को भी बताने की कोशिश कर रहे हैं। शिवदान सिंह चौहान ने अपनी कृतियों में यथासंभव इस दायित्व को निभाने की चेष्टा की है। अच्छा, कोई मुद्दा कब आता है, हो सकता है कि जब शिवदान सिंह चौहान लिख रहे थे तो उस समय आलोचक सभी इधर उधर भटक गए थे, फिर उन्होंने उनके दायित्व को याद कराने की कोशिश की। खासतौर से राम की शक्ति पूजा आप पढ़ेंगे तो इसमें जब राम अपने शक्ति को भूल जाते हैं, अपने वो रोने लगते हैं, भाव विभोर हो जाते हैं, तो जामवंत उनको बार बार उनकी शक्ति को याद दिलाते हैं और भी बाकी जो वहाँ पर पात्र हैं। वैसे ही शिवदान सिंह चौहान भी आलोचकों के दायित्व को बताने की कोशिश कर रहे हैं कि भाई, आलोचक ये नहीं है कि जो मन में आए वो करे, उसका भी कोई दायित्व है। आपकी दृष्टि में एक चीज़ और देख लीजिए कि आप मार्क्सवादी होते हुए भी पर्याप्त उदार थे, यानी कि वो कट्टरता नहीं थी जैसा कि आपको रामविलास शर्मा इत्यादि में दिखाई पड़ती है। आपकी दृष्टि में विश्व के महान विचारकों की पांत में मार्क्स भी एक महान सत्यान्वेषी विचारक हैं, लेकिन यह समझ लेना कि वह त्रिकालदर्शी थे और उनके साथ ही सत्यान्वेषण की प्रक्रिया समाप्त हो गई, सर्वथा गलत है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर कही जा रही है कि शिवदान सिंह चौहान का मानना था कि विश्व के महान विचारकों में मार्क्सवाद का निस्संदेह बहुत बड़ा रोल रहा है, खासतौर से मार्क्स का। लेकिन ये नहीं समझ लेना चाहिए कि मार्क्स चले गए तो उनके साथ सत्य की खोज की जो चर्चा चल रही थी वो भी चली गई, ये गलत है। इसीलिए आप सत्यान्वेषण की प्रक्रिया को निरंतर जारी रखने में विश्वास करते थे। उनका यह मानना था कि हमेशा सत्य की खोज में लगे रहना चाहिए,
किसी व्यक्ति विशेष से जोड़कर इसको नहीं देखना चाहिए। वस्तुतः श्री चौहान के समस्त लेखन को सामने रखकर सही संदर्भ में उनके मूल्यांकन की आवश्यकता है। तो ध्यान में रखिए, जो भी पीएचडी करने के इच्छुक छात्र हैं वो शिवदान सिंह चौहान की आलोचनात्मक दृष्टि पर काम कर सकते हैं। जो मैं टेबल वर्क की बात करता हूँ, यही टेबल वर्क है। इनकी रचनात्मक किताबों को आप खरीद लीजिए और बाकी एक महीना बढ़िया से पढ़िए और पीएचडी का एक टॉपिक तैयार करके कर सकते हैं। और यहाँ पर रामचंद्र तिवारी ने एक संकेत भी दे दिया है कि काम किया जा सकता है। अगले आलोचक के तौर पर बात करें तो नाम है नेमित चंद्र जैन। एक विवेकशील कवि एवं समीक्षक हैं। मार्क्सवादी यानी मार्क्सवाद में आपकी आस्था है। 1943 ईस्वी में प्रकाशित तार सप्तक के अपने कवि व्यक्तित्व में उन्होंने कहा था, साहित्य में प्रगतिशीलता में मेरा विश्वास है और उसके लिए एक सचेष्ट प्रयत्न का भी मैं पक्षपाती हूँ, किंतु कला की सच्ची प्रगतिशीलता कलाकार के व्यक्तित्व की सामाजिकता में है, व्यक्तिहीनता में नहीं। तो नेमित चंद्र जैन, ये आप कोटेशन ध्यान में रखिए। हो सकता है कि जब ये कोटेशन आए तो आपको लगे कि ये प्रमुख आलोचकों का है, लेकिन नेमित चंद्र जैन ने कहा था कि साहित्य में प्रगतिशीलता में मेरा विश्वास है, साहित्य के प्रगतिशीलता में, और उसके लिए सचेष्ट प्रयत्न भी मैं कर सकता हूँ, लेकिन कला की सच्ची प्रगतिशीलता कलाकार के व्यक्तित्व की सामाजिकता में है, व्यक्ति की हीनता में नहीं। उपयुक्त कथन से स्पष्ट है कि नेमी जी एक संतुलित एवं विवेकशील मार्क्सवादी रचनाकार एवं समीक्षक हैं। अब इनकी कुछ प्रमुख जो आलोचनात्मक कृतियां हैं जो कि लगातार परीक्षाओं में पूछी जाती रही हैं, कभी क्रम के रूप में, कभी इंडिविजुअल वन लाइनर प्रश्नों के रूप में। तो देखते हैं, अधूरे साक्षात्कार 1966 में प्रकाशित हुआ, रंग दर्शन 1967 ईस्वी में, बदलते परिप्रेक्ष्य 1968 ईस्वी में, जनांतिक 1981 ईस्वी में, भारतीय नाट्य परंपरा 1989 ईस्वी में, दृश्य अदृश्य 1993 ईस्वी में, रंग परंपरा 1996 ईस्वी में, रंग कर्म की भाषा 1996 ईस्वी में, तीसरा पाठ 1998 ईस्वी में। तो एक तरीके से आप देखिए कि जो नेमित चंद्र जैन है, इनका एरिया जो था वो नाटक और रंगमंच था। ठीक है, तो लगातार इन्होंने उसको अपनी आलोचना के केंद्र में रखा है और सभी रचनाएं इनकी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आलोचनात्मक कृतियाँ। कई बार परीक्षा में तीसरा पाठ पूछ लिया गया है कि किसकी ये पुस्तक है, किसकी समीक्षात्मक ग्रंथ है, किसका। ठीक है, तो ध्यान में रखिए इसको। आगे बात करते हैं, यदि आपके प्रसिद्ध समीक्षा ग्रंथ की बात करें तो आपने देश विदेश की अनेक भाषाओं से दर्जनों नाट्य कृतियों, कहानियों, समीक्षा ग्रंथों तथा अन्य उपयोगी कृतियों का अनुवाद किया है। इन्होंने हिंदी आलोचना के साथ साथ अनुवाद के क्षेत्र में भी काफ़ी महत्वपूर्ण काम किया है। आपकी प्रतिभा मुख्यतः कथा और नाट्य साहित्य की समीक्षा में निखर कर सामने आई है। अधूरे साक्षात्कार के दूसरे संस्करण में आपने यह आशंका व्यक्त की है कि क्या हिंदी उपन्यास अपना पूरा स्तर प्राप्त किए बिना ही, अपनी पूरी संभावनाओं को चरितार्थ किए बिना ही अनिवार्य रूप से अकाल मृत्यु को प्राप्त होगा। ये इनकी एक तरीके से चिंता है। अधूरे साक्षात्कार नाम से जो इनकी आलोचनात्मक कृति है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कई बार परीक्षाओं में पूछी जा चुकी है। यह आशंका इस सत्य को उजागर करती है कि आज भी हिंदी उपन्यास अपेक्षित उत्कर्ष प्राप्त नहीं कर सका है। इधर आप नाटक और रंगमंच के विषय में ही अधिक सोचते विचारते रहे हैं। इससे नाट्य समीक्षा के नए आयाम उद्घाटित हुए हैं और हिंदी की इस अपेक्षाकृत असमृद्धि विधा को नई गति और शक्ति प्राप्त हुई है। आमतौर पर आप देखेंगे हिंदी आलोचना के केंद्र में कविता ही रहती है, लेकिन यहाँ पर नेमित चंद्र जैन ने नाटक और रंगमंच को विषय बनाया है। आगे बात करते हैं, अमृत राय जो कि प्रेमचंद के पुत्र थे, जैसा कि मैंने शुरू के ही लेक्चर में बताया था। अमृत राय ने नई समीक्षा 1943 ईस्वी में लिखकर अपनी समीक्षा का श्री गणेश किया। एक तरीके से अमृत राय का नाम तब सामने आता है जब हम कलम का सिपाही पढ़ते हैं, जो कि अपने पिताजी की इन्होंने जीवनी लिखी है, लेकिन नई समीक्षा नाम से इन्होंने एक पुस्तक लिखी और इसी के माध्यम से इन्होंने हिंदी आलोचना का श्री गणेश भी किया अपने आलोचना दृष्टि का। सहचिंतन 1967 ईस्वी में इनका प्रकाशित हुआ। आधुनिक भावबोध की संज्ञा 1972 ईस्वी में।
विचारधारा और साहित्य 1984 ईस्वी में आपकी अन्य समीक्षात्मक कृतियां हैं। तो कई बार पूछा जा चुका है आधुनिक भावबोध की संज्ञा किसकी पुस्तक है, तो अमृत राय। तो अमृत राय को ध्यान में रखिए कि मार्क्सवादी समीक्षकों के रूप में जाने जाते हैं। इन रचनाओं में आपने साहित्य की आधुनिक समस्याओं पर प्रगतिशील दृष्टि से विचार किया है। आप अपने को एक मानवतावादी लेखक मानते हैं। आपके अनुसार प्राचीन मानवतावादी साहित्य में पीड़ितों के प्रति करुणा के भाव की अभिव्यक्ति की जाती थी। आज का मानवतावादी साहित्य, जहां वह रचनाकार के सामाजिक सरोकार का लेखन है, केवल सद्भावनाओं के उद्घोष का साहित्य नहीं रह गया है। सामाजिक न्याय का स्वर उसका आवश्यक अंग है। तो देख रहे हैं कि ये हिंदी आलोचना में अलग तरीके से सोचने वाले आलोचक हैं, जिनके केंद्र में है सामाजिक न्याय। उत्तरोत्तर यही स्वर तीव्र से तीव्रतर होता गया। इस नए मानवतावादी साहित्य में अन्यायी अत्याचारी शक्तियों के विरुद्ध क्रोध और घृणा पाई जाती है। इस कारण उसे घृणा का प्रचार करने वाला साहित्य कहकर मानवतावादी साहित्य में बहिष्कृत नहीं किया जा सकता। ऐसे ही साहित्य के पक्षधर होने के नाते अमृत राय अपने को मानवतावादी मानते हैं। आपके ही शब्दों में, संसार के श्रेष्ठतम मानवतावादी साहित्य ने मेरे मानस को रंगा है, मेरी साहित्यिक संस्कृति रुचियों को, संस्कारों को बनाया है, और उन्हीं की रोशनी में मुझसे जो कुछ बन सका मैंने लिखा है। वही जैसा भी है मेरा श्रेष्ठतम निवेदन है। तो आप देख रहे हैं कि प्रेमचंद ने जिस शालीनता से अपने साहित्य को लिखा, अपने कथाकार व्यक्तित्व को दिखाया, ठीक वैसे उनके पुत्र भी दिखाई दे रहे हैं। और काफ़ी सरलता से इन्होंने कहा कि मैं मानवतावादी साहित्यकार हूँ और साहित्य के केंद्र में मानव को ही रखता हूँ, और जो कुछ इन्होंने लिखा और उस लेखन को अपना ये निवेदन एक तरीके से मानते हैं। आगे बात करते हैं, जो आलोचक है डॉक्टर रांगे राघव। रांगे राघव के दृष्टिकोण में मार्क्सवाद के प्रति आस्था है, किंतु आग्रह नहीं है। देख रहे हैं अलग तरीके का है, आस्था तो है लेकिन ये किसी को एक तरीके मार्क्सवादी बनाने की कोशिश में नहीं है, दबाव नहीं डालते हैं किसी के ऊपर। उनकी आधुनिक हिंदी कविता में विषय और शैली पुस्तक उनके समीक्षक व्यक्तित्व को स्पष्ट कर देती है। तो एक किताब इनकी बहुत महत्वपूर्ण है, आधुनिक हिंदी कविता में विषय और शैली। आधुनिक हिंदी कविता में प्रेम और श्रृंगार, काव्य, कला और शास्त्र, प्रगतिशील साहित्य के मानदंड, समीक्षा और आदर्श, काव्य यथार्थ और प्रगति, काव्य के मूल्य विवेच्य आदि आपकी अन्य आलोचनात्मक पुस्तकें हैं। तो रांगे राघवरा की कुछ महत्वपूर्ण पुस्तकों के बारे में हमने बात की। आगे बात करते हैं कि प्रगतिशील समीक्षा के आरंभिक दौर में अपनी व्यापक मानवीय दृष्टि का परिचय देते हुए उन्होंने अपनी समीक्षा को कुत्सित समाजशास्त्रीय दृष्टि से मुक्त रखा था। 39 वर्ष की अल्प आयु में ही आपकी अकाल मृत्यु हो जाने से हिंदी साहित्य की रचना और आलोचना दोनों ही क्षेत्रों में अपूरणीय क्षति हुई है। यानी कि रांगे राघव बहुत ज़्यादा दिन तक नहीं जीवित रहे, मुश्किल से इन्होंने 40 वर्ष तक की ही आयु पाई, और उसमें इन्होंने बहुत ही महत्वपूर्ण काम किए, जो कि मार्क्सवादी समीक्षक की जब चर्चा करते हैं हम तो उनका नाम लेना पड़ता है। आगे बात करते हैं जो कि हिंदी आलोचना में सबसे ज़्यादा एक तरीके से परिचित आलोचक के तौर पर रहे हैं, जो कि अभी की पीढ़ी है, डॉक्टर नामवर सिंह। नामवर सिंह को साक्षात देखने का भी मौका मिला, इनका भाषण भी सुनने का मौका मिला, और किताबों से तो परिचित रहे ही हैं, और तमाम किंवदंतियाँ इनके जीवन से भी संबंधित जानने को मिली हैं। तो एक तरीके से ऐसे लगता है कि काफ़ी करीबी आलोचक रहे हैं। देखते हैं इसमें नामवर सिंह साहित्य चेतना को व्यापक जनजीवन से संबद्ध देखना चाहते हैं। इसी दृष्टि से उन्होंने आधुनिक एवं प्राचीन हिंदी साहित्य का मूल्यांकन किया है। हिंदी के विकास में अपभ्रंश का योग सन 1952 ईस्वी, छायावाद 1955 ईस्वी, इतिहास और आलोचना 1957 ईस्वी, आधुनिक साहित्य की प्रवृत्तियाँ 1962 ईस्वी, कहानी नई कहानी 1965 ईस्वी, कविता के नए प्रतिमान 1968 ईस्वी, दूसरी परंपरा की खोज 1982 ईस्वी, वाद विवाद संवाद 1989 ईस्वी,
आपकी प्रख्यात समीक्षा कृतियां हैं। तो नामवर सिंह की तमाम जो कृतियों का मैंने नाम लिया, ये परीक्षा के दृष्टिकोण से काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं और कई बार इनका क्रम पूछ लिया जाता है। तो एकदम से बिल्कुल से आप ध्यान में रखिए। और नेट के सिलेबस में इनको रखा भी गया है। और रामविलास शर्मा के बाद नामवर सिंह एक ऐसे आलोचक हैं कि इनसे भी एक दो प्रश्न परीक्षाओं में बनते ही बनते हैं। आगे बात करते हैं। कविता के नए प्रतिमान में आपने नई कविता की समीक्षा, काव्य भाषा की सृजनशीलता, काव्य बिंब, काव्य संरचना, काव्यानुभूति की जटिलता और बनावट, विसंगति और विडंबना आदि प्रतिमानों के आधार पर की है। तो किंवदंतियों में यह है कि जब ये जेएनयू में हिंदी आलोचना पढ़ाते थे तो एक तरीके से दूसरे भी सेंटर के बच्चे इनसे पढ़ने के लिए प्रेरित होते थे। तो इनमें कुछ रहा होगा तभी, और आप आलोचनात्मक कृतियों से परिचित भी होंगे, और ख़ासतौर से कविता के नए प्रतिमान। इसी तरीके से मिलती जुलती एक और रचना है नई कविता के प्रतिमान, जो कि लक्ष्मीकांत वर्मा की है, लेकिन यहाँ पर है कविता के नए प्रतिमान, और उसमें तमाम बिंदुओं पर यहाँ पर बात की है कि किन किन चीज़ों पर नामवर सिंह ने बात किया है। आगे बात करते हैं। उस समय आपके रूपवादी झुकाव की आलोचना की गई थी। ऐसा माना जाता था कि जो नामवर सिंह हैं वो अपने आलोचना केंद्र में रूप को ज़्यादा महत्व देते हैं। शुरू में मैंने बताया भाव पक्ष और रूप पक्ष दोनों को संतुलित करने की ज़रूरत की बात की गई थी एक आलोचक द्वारा, लेकिन यहाँ पर नामवर सिंह भाव पक्ष को कम और रूप पक्ष को ज़्यादा महत्व दे रहे थे अपने आलोचना केंद्र में, तो उनको रूपवादी कहा जाने लगा। और रूपवाद यूरोप का एक सिद्धांत है आलोचना का। कई बार परीक्षाओं में पूछा जाता है कि कहाँ से है, ठीक है। तो इनको रूपवादी कहा जाने लगा। अब आपने स्वीकार किया है कि उसमें रूपवाद की आलोचना भी रूपवादी ढंग से की गई है, अर्थात तार्किक आधार पर उसका खंडन किया गया है, ऐतिहासिक आधार पर नहीं किया गया है। कुछ भी हो, नामवर सिंह आज रामविलास शर्मा की तरह ही प्रगतिवादी समीक्षा के आधार स्तंभ हैं, जैसा कि मैं बोल भी रहा था। 1952 ईस्वी से लेकर आज तक के हिंदी साहित्य के पूरे विकास को सतर्क दृष्टि से देखते हुए नामवर सिंह ने एक सच्चे समीक्षक का दायित्व निभाया है। उनकी मान्यताओं और निर्णयों से मतभेद हो सकता है, किंतु साहित्य से जुड़े हुए बुनियादी प्रश्नों, जनतंत्र और समालोचना, आलोचना की स्वायत्तता, कविता की राजनीति, आलोचना और संस्थान, मार्क्सवादी सौंदर्य शास्त्र के विकास की दिशा, आलोचना की भाषा, प्रगतिशील साहित्य धारा में अंधलोकवादी रुझान, काव्य की दूसरी परंपरा पर उन्होंने जो विचार समय समय पर व्यक्त किए हैं वे अत्यंत उत्तेजक और प्रेरक हैं। नामवर सिंह को वाचिक परंपरा का आलोचक माना जाता था। इन्होंने लिखा बहुत कम है, हालांकि बहुत लिखा है, देखा जाए तो कम नहीं है, फिर भी ऐसा माना जाता है कि चाहते तो वो रामविलास शर्मा से भी ज़्यादा लिख सकते थे, लेकिन उन्होंने बोलने में ज़्यादा विश्वास किया। जगह जगह पर वे जाकर स्पीच दिया करते थे हिंदी साहित्य से संबंधित। डॉक्टर नामवर सिंह ने कथा समीक्षा के क्षेत्र में भी पहल की है। उनकी कहानी नई कहानी पुस्तक इसका प्रमाण है। और एक इंटरव्यू के दौरान मैंने बताया था इंटरव्यू की तैयारी कैसे करें, तो मैं मार्कंडे पर एमफिल किया हूँ मैं, तो मैंने बताया, आप लोगों ने इस वीडियो को देखा भी होगा। जो कहानी नई कहानी समीक्षा है, एक तरीके से मार्कंडे ने उनको दबाव देकर कहा कि आपने कविताओं पर बहुत लिख लिया, कविताओं की आलोचना बहुत कर ली, लेकिन कहानी पर भी एक आलोचना लिख कर दिखाइए। तो उन्होंने कहानी नई कहानी नाम से पुस्तक लिखी। हालांकि उन्होंने समर्पित किया दूसरे को। इंटरनली मार्कंडे और नामवर सिंह का बहुत अच्छा नहीं था, हालांकि लोग मिलते जुलते थे, लेकिन वैचारिक रूप में थोड़ा सा इनमें एक तरीके से दूरी टाइप की थी। प्रतिष्ठित नहीं करना चाह रहे थे मार्कंडे को। तो कहानी नई कहानी के पीछे ऐसा मार्कंडे का मानना है कि उनकी प्रेरणा रही है। खैर, कोई उन्होंने लिखा, और ये जो पुस्तक है कई बार परीक्षाओं में पूछी गई है। मेन हमारे लिए इम्पोर्टेंट यही है। स्टोरी इसलिए बताई जाती है कि चीज़ें आपके दिमाग में रहती हैं कहानी के रूप में, और अगर फैक्चुअल तरीके से कहकर में बढ़ जाता कि कहानी नई कहानी नामवर सिंह की है तो उतना मज़ा नहीं आता। अब आपको पता होगा कि ये किस लिए लिखा, इसके पीछे क्या बात रही है, तो अब तुरंत आपको ध्यान में आ जाएगा कि इन्होंने कहानी नई कहानी क्यों लिखी। नामवर सिंह ने स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद सन 60 ईस्वी तक की कहानियों की समीक्षा करके
लक्षित किया है कि इस दौर की कहानियों के लेखक अधिकतर शहरी और गांव के मध्य वर्ग से आए हैं, इसीलिए उनका दृष्टिकोण निम्न मध्यवर्गीय सामाजिक सीमा का अतिक्रमण नहीं कर सका है। फिर भी इस वर्ग के सचेत लेखकों में उपेक्षितों के प्रति आत्मीय लगाव का स्वर स्पष्ट लक्षित होता है। उनमें प्रखर आलोचनात्मक यथार्थ की सृष्टि की पूरी संभावना है। आलोचना पत्रिका के संपादक के रूप में नामवर सिंह ने हिंदी की प्रगतिशील आलोचना को निश्चित रूप से एक नई दिशा और नया मूल्य स्तर प्रदान किया है। शिवदान सिंह चौहान आलोचना के संस्थापक संपादकों में से, लेकिन आगे चलकर आलोचना पत्रिका का संपादन नामवर सिंह ने भी किया और बहुत लंबे समय तक उन्होंने काम किया। बाद में जैसे ही वे आलोचना के संपादक से हटे, लगातार संपादक बदलते रहे। ठीक वैसे ही जैसे महेंद्र सिंह धोनी इंडिया टीम की बहुत दिनों तक कप्तानी करते रहे, बाद में जब कप्तान चेंज हुए तो अस्थायी तो बना हुआ है, कभी कोई बन रहा है, कभी कोई बन रहा है। तो एक किसी भी एरिया में एक दौर होता है। आगे बात करते हैं नवलेखन के दौर में 1950 ईस्वी 60 ईस्वी के बीच झटका खाने के बाद नामवर सिंह के प्रयत्न से प्रगतिवादी समीक्षा नए उत्साह और शक्ति के साथ आगे बढ़ी। तो नामवर सिंह हिंदी आलोचना में एक ऐसे आलोचक हैं जिन्होंने लोकसभा का चुनाव भी लड़ा था चंदौली से। कई बार प्रश्न पूछा जाता है कि कौन आलोचक है। सब लोग आलोचना में व्यस्त थे, लेकिन नामवर सिंह थोड़ा सा अलग प्रवृत्ति के आलोचक थे। वो चुनाव भी लड़ गए थे और यहाँ पर जो वाक्य लिखा गया है कि झटका खाने के बाद, इसी पर मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये चुनाव हार गए थे और फिर ये VHU से इनको निकाल भी दिया गया था। फिर तमाम ये भटके इधर उधर, कभी सागर विश्वविद्यालय, जोधपुर विश्वविद्यालय, JNU, ठीक है, इस तरीके से। उसी बीच इन्होंने अपने को सृजनात्मक बनाया। ये हाथ पर हाथ रख कर बैठे नहीं, बल्कि इन्होंने और मेहनत करना शुरू किया और उसी मेहनत के बदौलत आज हम नामवर सिंह को नामवर सिंह के रूप में जानते हैं। तो इसलिए ध्यान में रखना चाहिए कि अगर कोई प्रोफेसर BHU में पढ़ा रहा है या फिर JNU में पढ़ा रहा है तो इसका मतलब नहीं है कि वो बहुत आगे निकल चुका है। झटका खाने वाले भी कई बार बहुत महत्वपूर्ण काम कर जाते हैं। ये खुद मैं अपने से भी जोड़कर देखता हूँ, क्योंकि अच्छी जगह से पढ़ने के बाद जब व्यक्ति को उस तरीके से प्लेटफॉर्म नहीं मिलता है, उसको एक छोटी जगह पढ़ाने का मौका मिलता है, फिर भी वो हार नहीं मानता है। और उसी हार न मानने के कारण मैं आप सभी से जुड़ा हुआ हूँ और लगातार प्रयास कर रहा हूँ कि उन तमाम पिछड़े पृष्ठभूमि से संबंधित बच्चे जो हिंदी साहित्य में बहुत ही महत्वपूर्ण काम करना चाह रहे हैं, उनके लिए क्यों न एक नई दृष्टि दी जाए। और इस दृष्टि को देने के लिए मैंने इस प्लेटफॉर्म को चुना है। उम्मीद है कि आप सभी को मेरे सभी वीडियो लेक्चर बहुत पसंद आ रहे होंगे और एक दृष्टिकोण पैदा हो रहा होगा साहित्य को पढ़ने के लिए। वरना मैं रोज़ आकर आपको प्रैक्टिस कराता और बड़ी बड़ी बातें कहकर रोज़ आपको मोटिवेट करके चला जाता, लेकिन बाद में पता चलता कि मैंने कुछ आपको दिया ही नहीं। इसलिए मेरी पूरी कोशिश रहती है कि पहले आपको वो आपकी जो आधार भूमि है, जो आपका बेस है, उसको मजबूत किया जाए, इसके बाद आपका टेस्ट लिया जाए तो और आनंद आएगा। और इस बार की मैंने रणनीति अपनाई है कि एग्ज़ाम के 1 महीने पहले हम लगातार प्रैक्टिस सेट पर काम करेंगे। उससे पहले थ्योरेटिकल जो भाग है, उसका अंश है, उसको हम कंप्लीट करेंगे। तो कमेंट्स कर ज़रूर बताइए कि आप सभी को ये स्ट्रेटजी कैसी लग रही है। और नामवर सिंह की बात आई तो क्योंकि एक तरीके से JNU से ये भी जुड़े थे और JNU में मैंने भी लंबा समय बिताया, लगभग 10 वर्षों तक वहाँ पर रहने का मौका मिला, समझने और सोचने का मौका मिला। तो ये बातें थोड़ी मैंने बोल दी। बाकी आगे देखते हैं कि नामवर सिंह तो झटका खाकर लगातार उन्होंने अच्छा काम करना शुरू किया। यद्यपि आज प्रगतिशील समीक्षा वैचारिक मतभेद के कारण 2 खेमों में बट गई है, जनवादी और प्रगतिशील। मार्क्सवादी समीक्षा भी 2 कैटेगरीज में चेंज हो गई है। कुछ समीक्षक अपने को जनवादी मानते हैं, कुछ समीक्षक अपने को प्रगतिशील मानते हैं, किंतु सब मिलाकर प्रगतिवादी मार्क्सवादी समीक्षा सिद्धांत और व्यवहार दोनों स्तरों पर विकसित हुई। इस विकास में आलोचना जो कि दिल्ली से प्रकाशित होती है और पहल जबलपुर जैसी पत्रिकाओं का योगदान है। पहल जिसके संपादक के तौर पर ज्ञानरंजन का नाम लिया जाता है, ध्यान में रखिए, कई बार परीक्षा में पूछा जा चुका है। इधर नामवर सिंह ने आलोचना की वाचिक परंपरा को विकसित करके लिखने और बोलने की दूरी समाप्त कर दी है। पटना में आयोजित
प्रगतिशील लेखक संघ की विचार सभा में आपने कुल 5 वक्तव्य अपने अत्यंत सारगर्भित और प्रेरक हैं। एक चीज़ ध्यान में रखिए कि एक ज़माना था कि प्रगतिशील लेखक संघ के बारे में बात किया था प्रेमचंद ने लखनऊ में, लेकिन यहाँ पर आप देखिए बताया जा रहा है कि प्रगतिशील लेखक संघ का एक कार्यक्रम आयोजित हुआ था पटना में। वहाँ पर नामवर सिंह ने कुल 5 वक्तव्य देकर बड़ा ही सारगर्भित और प्रेरक तरीके से अपनी बातों को रखा। अब इन्हीं बातों को राजकमल प्रकाशन ने आलोचक के मुख से, ये भी कई बार परीक्षा में पूछा जा चुका है, आलोचक के मुख से शीर्षक से प्रकाशित कर दिया है। सन 2010 ईस्वी में डॉक्टर आशीष त्रिपाठी के संपादन में उनकी 4 नई पुस्तकें कविता की जमीन और जमीन की कविता, प्रेमचंद और भारतीय समाज, जमाने से दो दो हाथ, हिंदी का गद्य पर्व प्रकाशित हुई है। तो ये पीएचडी करने वाले बच्चों के लिए एक खास जानकारी के रूप में है कि नामवर सिंह की सन 2005 के बाद कुछ नई किताबें आई हुई हैं, चाहे तो उस पर वो काम कर सकते हैं। और सन 2010 में तो एक ही साथ 4 नई पुस्तकें आई, जिसके संपादक के रूप में आशीष त्रिपाठी का नाम यहाँ पर लिया गया है। और आशीष त्रिपाठी एक तरीके से मेरे भी अध्यापक रहे हैं और उनसे पढ़ने का मौका मिला है, और नामवर सिंह से भी पढ़ने का मौका मिला, उनको देखने सुनने का मौका मिला। तो एक तरीके से ये दोनों जो यहाँ पर एक पुराना आलोचक और एक नया आलोचक आपको दिख रहे हैं। तो ध्यान में रखिए कि नामवर सिंह के आलोचना का संपादन डॉक्टर आशीष त्रिपाठी ने किया है। 4 पुस्तकें थी, कविता की जमीन, जमीन की कविता, प्रेमचंद और भारतीय समाज, जमाने से दो दो हाथ, हिंदी का गद्य पर्व। कई बार परीक्षाओं में सब पूछे जाते हैं, ध्यान में रखिए। इन पुस्तकों में पिछले 30 वर्षों में उनके द्वारा दिए गए व्याख्यानों एवं आलोचना पत्रिका में प्रकाशित संपादकियों को एक साथ इकट्ठा कर दिया। सन 2012 ईस्वी में आशीष त्रिपाठी के संपादन में ही 2 और पुस्तकें आलोचना और विचारधारा तथा साहित्य की पहचान प्रकाशित हुई है। और ये बताते हुए काफ़ी अच्छा लग रहा है कि जब सन 2010 में जो चारों पुस्तकें प्रकाशित हुई थी, तो इसका जब लोकार्पण हुआ था तो इसमें उपस्थित होने का मौका मिला था। और आशीष त्रिपाठी ने मैं था और एक मेरा दोस्त था, इन दोनों लोगों को आमंत्रित भी किया था और उस कार्यक्रम में थे, और नामवर सिंह के वक्तव्यों को भी सुनने का मौका मिला और त्रिपाठी जी से भी बात करने का मौका मिला। तो ये सब एक तरीके से सौभाग्य ही कहा जा सकता है। इसके बाद अब देख रहे हैं कि त्रिपाठी जी भी नहीं रुक रहे हैं, लगातार नामवर सिंह पर। उन्होंने बताया था कि जब नामवर सिंह कहीं भी स्पीच दिया करते थे तो एक पेन ड्राइव लेकर चलते थे, उसको रिकॉर्ड कर लेते थे। रिकॉर्ड करने के बाद जो मेरे दोस्त थे उनके अंडर में कभी पीएचडी किया करते थे, तो उन्होंने उसका लिप्यांतरण एक तरीके से किया। आप जानते हैं कि जब भी कोई चीज़ रिकॉर्डेड होती है उसको प्रिंट करना पड़ता है, तो टाइप करके फिर चीज़ों को हूबहू एकदम प्रस्तुत करना पड़ता है। तो ये भी एक कठिन काम में ही आता है। और आलोचना में जब मैं पढ़ा रहा था तो पाठानुसंधान करके एक आलोचनात्मक दृष्टिकोण था, जो कि द्विवेदी युग और छायावाद तक चलती रही, उसी के क्रम में ये भी है। सन 2018 ईस्वी में डॉक्टर आशीष त्रिपाठी के संपादन में डॉक्टर नामवर सिंह की 5 और पुस्तकें पूर्व रंग, आलोचना और संवाद, द्वाभा, छायावाद, प्रसाद निराला महादेवी और पंत रामविलास शर्मा प्रकाशित हुई है। तो एक तरीके से बाद में नामवर सिंह के निधन के बाद नहीं, निधन तो उनका 2019 में हुआ, लेकिन लगातार आशीष त्रिपाठी उनकी आलोचना कर्मों पर काम करते रहे हैं। ये मेन बात मैं बताना